Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 फरवरी 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिनट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में भी कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे अगर सर्च करोगे दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी आपको ये चैनल मिलेगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और अगेन फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और बिल्कुल क्रिस्प तरीके से हमको समझने की कोशिश करेंगे, यानी जो केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगा। आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करता है पेंडोरास क्लस्टर के बारे में, जिसको नाम दिया गया है अबेल 2744। तो ये क्या है पेंडोरास क्लस्टर, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। तो पहले तो हम समझेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है। खबर यह है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं ना, उन्होंने हाल ही में एक इमेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है। एक ऐसा इमेज जिसको नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से क्लिक किया गया है। तो उस इमेज के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि पहले नहीं देखने को मिली हैं। हमारे स्पेस में एक जगह है, एक रीजन है जिसको हम लोग पेंडोरास क्लस्टर के नाम से जानते हैं, या फिर उसका नाम दिया गया है एबेल 2744। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिली हैं जो कि पहले नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पेंडोरास क्लस्टर है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। तो हमारे अंतरिक्ष में ही एक जगह है जिसको हम लोग पेंडोरास क्लस्टर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, एक रीजन है जिसको इस नाम से जाना जाता है। तो वैसे है क्या ये एग्जैक्टली? पेंडोरास क्लस्टर है एक जॉइंट गैलेक्सी क्लस्टर। अब गैलेक्सी क्या होती है, जिसको हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं, है ना, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऐसी कई सारी गैलेक्सीज आपको यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड में देखने को मिल जाती हैं। तो बोला ये जाता है ये क्या है, एक जॉइंट गैलेक्सी क्लस्टर है। क्लस्टर क्या होता है, एकजुट होना। तो काफ़ी सारी गैलेक्सीज का यहाँ पर एक ग्रुप आप कह सकते हो, और उसी को नाम दिया गया है पेंडोरास क्लस्टर। बोला ये जा रहा है कि यहाँ पे लगभग कुछ बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं और कुछ छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, उनका यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप देखने को मिलता है। प्लस मेंशन किया गया एक साथ यहाँ पे ये सब क्रैश हुआ था लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। जो गैलेक्सीज हैं इस पूरे क्लस्टर में, इस पूरे ग्रुप में जो गैलेक्सीज आपको देखने को मिलती हैं ना, वो इसके वज़न से आप कह सकते हो जो भी इसका टोटल वज़न होगा, टोटल इसका जो मास होगा उसका 5% से भी कम है। प्लस यहाँ पे कुछ गैसेस भी देखने को मिलती है, 20% के आसपास गैसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं, है ना, काफ़ी शाइन करती हैं। जब यहाँ पर उस पर एक्सरेज पड़ते हैं तो एक्सरेज में काफ़ी शाइन करती हुई नज़र आती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस यहाँ पे जो डार्क मैटर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। प्लस जो ये पूरा का पूरा क्लस्टर है ना, पूरा जो ग्रुप है, इसका जो वज़न है इसमें 75% जो है डार्क मैटर का रोल है। आपको मैंने पहले पढ़ाया है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, इवन कल ही द हिंदू के वीडियो में पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो डार्क मैटर क्या करता है, चीज़ों को अपने पास में अट्रैक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ कर रखने की कोशिश करता है ना। सारी चीज़ें अपनी पोजीशन में चल रही हैं वो डार्क मैटर की वजह से चल रही हैं, जबकि डार्क एनर्जी चीज़ों को दूर फेंकता है, रेपेल करता है चीज़ों को, ठीक है ना, अलग अलग करता है। इसी वजह से कल मैंने आपको समझाया था जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है डार्क एनर्जी की वजह से। तो जो डार्क मैटर है ये आपने समझ लिया। तो ये जो पूरा का पूरा क्लस्टर देखने को मिला है गैलेक्सी का, जिसको हम लोगों ने पेंडोरास क्लस्टर बोला है, इसका आधे से ज़्यादा वजन यहाँ पर डार्क मैटर की वजह से है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ये पूरा ग्रुप कितनी दूरी पर स्थित है, तो लगभग पृथ्वी से 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पर ये पूरा ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, पेंडोरास क्लस्टर की। तो ये बेसिकली एक गैलेक्सी का ही क्लस्टर है। तो गैलेक्सीज क्लस्टर्स होते क्या हैं और थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूनिवर्स में ना बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि सब साथ में हैं अपनी ग्रेविटी की वजह से। प्लस वहाँ पे आपको बहुत सारी जो गैलेक्सीज़ हैं वो भी देखने को मिलती हैं, हॉट प्लाज्मा देखने को मिलता है और इनविजिबल डार्क मैटर, है ना। डार्क मैटर में दिखाई नहीं पड़ता बट चीज़ों को आपस में जोड़ कर रखने की कोशिश करता है डार्क मैटर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं स्पेस के अंदर में, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये सब कुछ यूनिवर्स के अंदर में है। जब बात आती है स्पेशली गैलेक्सी क्लस्टर्स की, तो गैलेक्सी क्लस्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं ना,
तो बहुत जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़ है ना, उनका ये पूरा घर है, उनका ये पूरा ग्रुप है, उसको हम लोग यहाँ पर गैलेक्सी क्लस्टर बोलते हैं। जिसमें से एक ग्रुप की बात यही है पेंडोरास क्लस्टर की। तो ये भी आप कह सकते हो एक जाइंट गैलेक्सी क्लस्टर है, एक बड़े साइज़ का गैलेक्सी का ग्रुप ये देखने को मिलता है। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पेंडोरास क्लस्टर जो है ना, रिसेंटली चर्चा में था, ये क्या है, ये किस चीज़ का क्लस्टर है, गैलेक्सी का या वगैरह वगैरह आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान में रखना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है आबेल 2744 क्या है, तो ध्यान रखना ये पेंडोरास क्लस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने जीएसटी के बारे में पढ़ा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ना एक और नया मैकेनिज्म है, नया क्या कह सकते हो, एक तरीका है इसमें, जिसको हम लोग आरसीएम के नाम से जानते हैं। आरसीएम का मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है खासकर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्पज से। ठीक है, तो हुआ क्या है, पहले हम इसको न्यूज़ को समझते हैं। खबर यह है कि जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है ना, स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री, इन्होंने हाल ही में जीएसटी काउंसिल के ऊपर जोर दिया है। यानी जो ये बॉडी है ना, जीएसटी सारा काम देखने का, जीएसटी का सारा काम देखने का काम ये करती है जीएसटी काउंसिल। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस आर्टिकल का नंबर बताओ। तो जीएसटी काउंसिल से यहाँ पर इन जीएसटी काउंसिल के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया है इस स्टील इंडस्ट्री ने। बोला है कि इनकी डिमांड को थोड़ा देखा जाए और जो ये स्टील स्क्रैप रिसाइकिल इंडस्ट्री है ना, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में ले आया जाए, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। यानी कि जो स्क्रैप इंडस्ट्री है इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लाने के बारे में यहाँ पर ये लोग एक कह सकते हो कि रिक्वेस्ट करते हैं जीएसटी काउंसिल से। तो इसी वजह से चर्चा में अब ये चीज़ें तो आपसे कहीं पूछ नहीं जाएंगी। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री क्या कह रही है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट आप देख पाओगे न्यूज़ में एक तरीका, ये जो मैकेनिज्म है ये चर्चा में है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर में स्टील इंडस्ट्री आने की बात कर रहा है। तो क्या है ये मैकेनिज्म, अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है ना जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज के रेसिपिएंट होते हैं वो यहाँ पर जीएसटी को पे करते हैं, सप्लायर के बजाय जीएसटी को पे करने वाले व्यक्ति यहाँ पर रिसिपिएंट होते हैं। कहोगे क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम इसको क्लियर करेंगे, अब यहाँ पर समझते हैं। देखो, अभी नॉर्मल क्या होता है ना, मान लो यहाँ पर एक सप्लायर है और एक रिसीवर है, यानी कि कस्टमर है, बीच में सप्लायर है और इधर बैंक है। ठीक है, अभी क्या होता है, मान लो यहाँ पर सप्लायर ने आपको कोई सामान बेचा, जब सामान बेचा ना तो आप क्या करोगे, वो पेमेंट कर दोगे, उसके ऊपर कुछ जीएसटी वगैरह भी होगी, वो सब यहाँ पर उस सप्लायर को दे दोगे। ठीक है ना, ये तो हमारा फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है नॉर्मल वाला, क्योंकि सप्लायर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको पूरा जो प्रोडक्ट है वो दे रहा है, आप ले रहे हो, उससे गुड्स ले रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो, उसके बदले में आपने पेमेंट कर दिया और जीएसटी भी यहाँ पर इसको दे दिया और ये आगे पे कर देगा। सप्लायर क्या करेगा, आगे सरकार को वो जीएसटी पे कर देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, सप्लायर का रोल खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो आपको जीएसटी है ना, ये सप्लायर क्या करेगा, आपको गुड्स प्रोवाइड करवा देगा, जो भी आप इससे सामान ले रहे होंगे या सर्विस ले रहे होंगे वो आपको दे देगा, लेकिन विदाउट जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी लगा कर नहीं देगा। ठीक है, अब आपके पास में जो आपको जीएसटी देनी है, जो आपकी जिम्मेदारी है जीएसटी पे करने की, वो आप सप्लायर की बजाय डायरेक्टली यहाँ पर बैंक को दे दोगे, डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा दोगे। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जीएसटी को पे करे, ना कि सप्लायर की। नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका जो होता है फॉरवर्ड तरीका, उसमें क्या होता है, उसमें सप्लायर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपने जीएसटी सप्लायर को पे कर दिया, सप्लायर आगे पे करेगा सरकार को। लेकिन यहाँ पर इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, जो भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये आप एक पिक्चर देख सकते हो, जो नॉर्मल चार्ज होता है ना, नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जीएसटी के अंदर में, वो एक नॉर्मल सप्लायर है, इधर यहाँ पर रिसीवर है, और आप यहाँ पर सप्लायर से आपने कोई गुड्स लिया या कोई सर्विस ली, आपने उसको पेमेंट किया, जीएसटी के साथ में पेमेंट किया, और वो क्या करेगा, वो जीएसटी सरकार के पास में डिपॉजिट कर देगा सप्लायर। यहाँ पे सप्लायर का रोल है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर का रोल खत्म हो जाता है। आपने यहाँ पर इस सप्लायर से गुड्स और सर्विस लिया, इसको पेमेंट कर दिया बिना जीएसटी के, विदाउट जीएसटी। पेमेंट करने के बाद में आपने बस जो जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी आपके पास में बची है ना, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे सरकार को डिपॉजिट कर दोगे सप्लायर के बिहाफ में। ठीक है ना, सप्लायर का रोल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें ध्यान रखना, ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ना, इसमें जो भी व्यक्ति गुड्स सर्विसेज को ले रहा है ना, और टैक्स सरकार को दे रहा है डायरेक्टली, सप्लायर से हटकर डायरेक्टली सरकार को दे रहा है, ये कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रखना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये आईटीसी होता क्या है? बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को समझते समझते कि आईटीसी होता क्या है।
तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता, आप ऐसा कह सकते हो। तो हुआ क्या, पहले ये आईटीसी क्या है हम इस चीज़ को समझते हैं, यानी कि टैक्स में थोड़ा बहुत अपनी माफ़ी ले लेना, टैक्स में थोड़ा बहुत पैसा बचा लेना। किस तरीके से बचाया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक बिजनेस है, ठीक है ना, एक बिजनेस है, कोई सा भी लोहे का, स्टील पाइप्स का कोई भी यहाँ पर बिजनेस है सपोज, है ना। अब उस बिजनेस ने क्या किया, 10,000 रुपये का, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 रुपये का उसने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। कितना रुपए का, 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, और जब उसने परचेज किया तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर एक जीएसटी दिया होगा, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे उसने कुछ जीएसटी दे दिया 18% का, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो मान लो 1,800 रुपये यहाँ पर उसने 10,000 रुपये पर ये जीएसटी पे कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ कि इसने ये रॉ मटेरियल परचेज किया था, अब उसने उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाया, चेंज किया, यानी इसको तैयार कर दिया, और अब इसने फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है ना वो एक तरीके से बेच दिया। जब फिनिश प्रोडक्ट को बेचा तो उसने 10,000 की बजाय 15,000 रुपये बेचा, क्योंकि सामान तैयार करके बेचा है उसने, तो 15,000 रुपये में उसने सामान बेच दिया। तो अब वो जो जीएसटी लेगा वो 15,000 पर लेगा, तो 15,000 पर लेगा, तो यहाँ पर वही आप कह सकते हो कि 2700 के आसपास यहाँ पर आपकी 18% जीएसटी बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 15,000 रुपये पर जीएसटी लेगा तो ये 2700 हो जाएगी। लेकिन अभी जो बिजनेसमैन है ना, उसको जीएसटी जो टोटल पे करनी है वो ना ही 1,800 करनी है और ना ही यहाँ पर उसको 2,700 करनी है, तो कितना करनी है, इन दोनों का नेट पे। अब नेट पे कितना होगा, आप 2,700 में से 1,800 माइनस कर दो, जो भी बचेगा 900 करीब बचेगा, वो पे यहाँ पर वो पेमेंट करना होगा, यानी कि नेट जीएसटी पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। ये मोटा मोटा अमाउंट पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि जो बिजनेस वाला है ना, इसने एक तरफ जीएसटी यहाँ पे 1,800 रुपये की ये दे दी, फिर इसको दोबारा से 2,700 रुपये की जीएसटी नहीं देनी है। दोबारा से ये जीएसटी क्यों नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर इसने रॉ मटेरियल बनाकर तैयार कर दिया है, और अब यहाँ पर वो चाह रहा है कि मैं एक नेट, जो एक तरीके से नेट है वो टैक्स यहाँ पे करूँगा। और वो नेट कैसे निकाला जाएगा, जो ये ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है 1,800 रुपये, अब जो इसके पास में आई है उसमें से माइनस कर देगा, तो 900 रुपये का पेमेंट करेगा बस ये, उसके अलावा यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करेगा। यानी ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, यहाँ पर इसने इस प्रकार से टैक्स को यहाँ पे बचा लिया है, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। तो यही बोला गया कि जो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है ना, इसमें जो भी रिसिपिएंट है गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी ले रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता। क्यों, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, वीडियो स्टक हो गया था ना, चलो कोई बात नहीं। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सप्लायर को कोई पहले जीएसटी दिया ही नहीं है, पहले कोई इसने टैक्स पे ही नहीं किया है, डायरेक्टली यहाँ पर सरकार को टैक्स पे कर रहा है, तो पहले कोई टैक्स वगैरह दिया ही नहीं है, ना सप्लायर ने कोई टैक्स पे किया है, तो इस वजह से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगा। जो सामान है ऑलरेडी जितना जीएसटी बैठ रहा है उतना ये पेमेंट करेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है जीएसटी के अंदर में, आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये भी जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में, जिसको हम लोग पैक के नाम से भी जानते हैं, यानी PACS बोल रहे हैं। अब नाम से क्या पता चल रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं ये जो कि क्या करती हैं, एग्रीकल्चर के मामले में उधार देने का काम करती हैं, तो उनके बारे में बताया गया। अच्छा, चर्चा में क्यों है पहले ये बताओ। रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है ना, उन्होंने हाल ही में क्या किया, एक अप्रूवल कर दिया है, एक अप्रूवल दे दिया है। और किस चीज़ को लेकर अप्रूवल दिया, कि हम लोग कुछ नए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को बनाएंगे। लगभग कितने, 2 लाख पंचायत में ये नई नई प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को बनाया जाएगा आने वाले 5 सालों में। ये अप्रूवल हमारी सरकार की साइड से आया है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो ये क्या है आखिरकार PACS, थोड़ा ये डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ये क्या है ना, एक ऐसी सोसाइटीज़ है, एक ऐसी बॉडी है जो कि विलेज लेवल पर है, गांव के लेवल पर यहाँ पर बनाई गई है। और ये क्या काम करेगी, ये बेसिकली यहाँ पर उधार देने का काम करेगी, खासकर एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। इस बॉडी को हेड किया जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, यानी कि जो हमारे SCB हैं उनके थ्रू। स्टेट लेवल पर यहाँ पर यही जो है ना, ये इसको यहाँ पर हेड करने वाले हैं। अब जो भी पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से निकल कर आएगा वो सब ट्रांसफ़र किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स में। देन ये वो बैंक्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट किए जाते हैं। देन जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले बैंक्स हैं ना, ये क्या करेंगे, PAC के साथ में काम करेंगे, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के साथ में काम करेंगे, और फिर डायरेक्टली फार्मर्स के साथ में डील करेंगे। यहाँ से जो पैसा है वो फार्मर्स को दिया जाएगा। जो एक इंडिविजुअल फार्मर है, एक पर्सन है, अकेला जो फार्मर है ना, वो यहाँ पर PACS का मेंबर हो सकता है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ध्यान रखना। बाकी जो इसके मेन ऑफिस मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनका इलेक्शन किया जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है, ये भी यहाँ पर मेंशन करना है,
ठीक है ना। तो लगभग आज के समय पे भारत में कितने ऐसी सोसाइटीज़ हैं, तो लगभग 2 लाख आप कह सकते हो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये खुद आरबीआई की रिपोर्ट बताती है दिसंबर 2022 की। ठीक है ना। फंक्शंस की बात करें, इनका मेजर फंक्शन क्या है, इनका काम है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाना, अलग अलग जो एग्रीकल्चरल पर्पज़ होता है ना, उन पर्पज़ के लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन जो है वो ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारा जो ये लोग फंड है ना, वो सेंट्रल एजेंसी से, केंद्र सरकार की एजेंसी से लेते हैं और अपने मेंबर्स की मदद करते हैं। जो भी यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स भी मेंबर्स हैं, उन सब की मदद करते हैं। प्लस इनका काम है एग्रीकल्चर पर्पज़ में जो मशीनरी वगैरह है उसको यहाँ पर लेकर आना, लोगों के जो भी लोग यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं उनके अंदर सेविंग हैबिट्स को बनाना ताकि वो पैसा थोड़ा बचा सकें, है ना। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना ताकि जो लोग हैं ना, वो उनका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ पर उन्होंने सामान बनाया है, जो भी खेती बाड़ी से उनका प्रोडक्शन हुआ है, उसको प्रॉपर मार्केट में पहुँचाया जाए और उनको एक अच्छा प्राइस दिलवाया जाए। ये सारा काम यहाँ पर PACS का होता है, तो ऐसा यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। अब PACS का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है। एक जनरल बॉडी होती है, इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी भी होते हैं और ऑफिस स्टाफ भी होता है। ठीक है। जनरल बॉडी की बात करें तो इसका काम क्या है, जो हमारा कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट कमेटी, जनरल जो ये पूरी कमेटी है ना, इस कमेटी को इलेक्ट करती है जनरल बॉडी, ताकि ये लोग काम कर सके सोसाइटी के रूल्स लॉज के हिसाब से। बाकी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं ना इस सोसाइटी के अंदर में, उन्हीं मेंबर्स से अपॉइंट किया जाता है यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी को। ठीक है ना। फिर ऑफिस स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर ये सब डे टू डे के जो भी काम है वो सब परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या हैं, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। फंडिंग कैसे आती है ये मैंने आपको समझा दिया, प्लस इनका क्या रोल है वो आपने समझ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास बात तो नहीं है, इसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो कुछ मतलब अलग से ऐसे हटकर चीज़ नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। फिलहाल तो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है गवर्निंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। देखो, ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, यानी कि यहाँ पे मान लो एक इंसान बीमार है, ठीक है ना, उसकी किडनी ख़राब है, तो यहाँ पर वो दूसरे इंसान से जो किडनी है वो ले सकता है। दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो बेसिकली क्या करेगा, अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करवा सकता है, दूसरी किडनी को ले सकता है। तो अभी क्या हुआ ना, ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने रिसेंटली जो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बोला ये गया था कि जिसके बॉडी में भी जो ऑर्गन है वो दिया जाएगा ना, उसकी उम्र पहले ये बोला जाता था कि 65 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, बट अब यहाँ पर ये जो लिमिट है इसको रिमूव कर दिया है। बोला क्या, किसी भी एज का व्यक्ति हो वो यहाँ पर ऑर्गन्स को रिसीव कर सकता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर थोड़े चेंजेस करे गए। जो 65 साल की एक लिमिट थी ना, उसको हटा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। इस वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी चर्चा में है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सिचुएशन भारत में कैसी है, पहले तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। देखो, जो लॉज वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो भारत के अंदर में जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है इसको कैसे गवर्न किया जाता है, तो उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है, जिसको पास किया गया था 1994 में। इसके माध्यम से सारा काम किया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, हम लोग को एक सिस्टम पूरी तरह से देता है। उस सिस्टम के माध्यम से हम क्या करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन, रिमूवल, स्टोरेज सारा काम कर पाते हैं। तो इस लॉज के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से सारी कहानी हमारी चलती है। प्लस नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। बाकी इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इस प्रोग्राम का यहाँ पर मकसद क्या है, जो भी यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उसको करवाना, उसको प्रमोट करना, प्लस यहाँ पे जो व्यक्ति मर जाता है, जो डिसीज पर्सन है, उसके ऑर्गन्स का डोनेशन करवाना, जो वहाँ पे लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि किस प्रकार से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना है वो चीज़ें सिखाना। तो ये सारा काम यहाँ पर किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। बाकी हमारे पास में एक पूरी पर्टिकुलर बॉडी है, ध्यान रखना, जिसका नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नोटो के नाम से भी जानते हैं। तो एक ये नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पूरे देश के लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में सेटअप किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ये जो बॉडी है इसका मेजर काम क्या है कि देखो, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, उसको कोऑर्डिनेट कर कर चलने का ये काम करता है। प्लस जो ऑर्गन्स और टिश्यू का डोनेशन होना है उनकी रजिस्ट्री करना, है ना, ट्रांसप्लांटेशन करवाना अपने देश में, वो सारा काम यहाँ पर इस बॉडी का मेजरली देखने को मिलता है। तो ये बॉडी का काफ़ी बड़ा रोल होता है। बाकी इंडिया में ऑर्गन डोनेशन की बात करेंगे तो ऑर्गन डोनेशन मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है, एक जो इंसान है वो अपना जो शरीर अंग है उसको यहाँ पर दान करता है
है ना, अपना जो शरीर का अंग है वो यहाँ पर दे देता है। तो इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशंस हैं ये बिल्कुल लीगल है, ठीक है ना, कानूनी तौर पर किया जा सकता है। और ये सब यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट हुआ 1994 के अंदर इसको लीगलाइज किया गया है, यानी आप लीगल तरीके से जो ऑर्गन है वो डोनेट कर सकते हो। और खासकर मान लो कोई इंसान मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी जो फैमिली है ना वो भी चाहे तो उस मरे हुए इंसान के जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ऑर्गन डोनेशन में दो प्रकार होते हैं, एक तो यहाँ पर जिंदा व्यक्ति अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, तो जिंदा व्यक्ति जो है ना वो अपने किडनी वगैरह ही डोनेट कर पाता है ना, जिसके बाद वो जिंदा रह सके। लेकिन जो यहाँ पे मरा हुआ व्यक्ति है उसका जो हार्ट, लीवर है, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर डोनेट की जा सकती हैं, ऐसा कह सकते हो। एक इंसान है जिसकी मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक की वजह से या ब्रेन में किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो व्यक्ति के जो ऑर्गन्स हैं ना वो यहाँ पे हम डोनेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। इवन यहाँ पर अगर 6 सप्ताह का बच्चा है ना उसके ऑर्गन्स भी डोनेट किए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक चीज़ देखी जाती है, चीज़ ये देखी जाती है कि जो ऑर्गन्स हैं जो डोनेट किए जा रहे हैं वो हेल्दी हैं या नहीं हेल्दी हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गन सही है या नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसका वो ऑर्गन डैमेज है और वही डैमेज ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति में लगा दिया गया, तो इससे यहाँ पर उस व्यक्ति की जिसमें लगाया गया है उसकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये ना आर्टिकल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया रखना, आपको ज़रूर से मदद मिल जाएगी एग्जामिनेशन के अंदर में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है थायरियस नारेंद्रानी के बारे में। अब यहाँ पर ये क्या है, तो आपको इस प्रकार से मधुमक्खी प्रकार की ये दिख रहा होगा इंसेक्ट, यही है थायरियस नारेंद्रानी। अब हुआ क्या, रिसेंटली जो केरला के कुछ रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया, कुकू बी, ध्यान रखना ये कुकू जो बर्ड है ना, ये बर्ड नहीं, यहाँ पे कुकू मधुमक्खी की बारे में बात की गई है, एक बी भी है ये। तो जो कुकू बी है ना इसकी एक नई प्रजाति है जिसका नाम है थायरियस नारेंद्रानी। ये प्रजाति केरला के अंदर पाई गई है, कहाँ से, कोले वेटलैंड से। कोले वेटलैंड्स आपको केरला में देखने को मिलेगा, कहाँ पर एग्जैक्टली, तो आप ये देखोगे मैप, यहाँ पर नीचे जस्ट केरला स्थित है और यहाँ पर आपको कोले वेटलैंड्स देखने को मिलेगा। यहीं पर ये जो नई प्रजाति है वो पाई गई है। और जो कुकू बी होती है ना वो इस प्रकार से होती है, यही है कुकू बी। इसी की ही एक नई प्रजाति है थायरियस नारेंद्रानी जिसको यहाँ पर पाया गया है और वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो दोनों थोड़े सिमिलर से दिख रहे होंगे, है ना, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी, थोड़ा कलर का फर्क है। बात क्लियर हो गई। ये जो नई स्पीशी है ना ये कौन से परिवार से बिलोंग करती है, एपिडे फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हो। और कुकू बी की ही एक प्रजाति है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। कुकू बीज का काम क्या होता है, ये दूसरी जो मधुमक्खी हैं उनके छत्ते में, उनके घोंसलों में जाकर रहना काफ़ी पसंद करती हैं। उनके जो अंडे वगैरह हैं वो सब गिरा कर उस घोंसले में रहना पसंद करती हैं, ये जो कुकू बी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया केरला में, कहाँ पर, केरला में जो कोल वेटलैंड है यहाँ पर ये कुकू बी पाई गई है। तो कोल वेटलैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में एक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वाला आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है ना इस वेटलैंड में वो पानी खारा पानी है, यानी कि नमकीन पानी देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर स्थित है, स्टेट ऑफ केरला के अंदर में। प्लस उसके बाद ये जो वेटलैंड है ना ये चालाकुडी रिवर के नॉर्थ बैंक से स्टार्ट होता है और भारतपुजा रिवर के नॉर्थ बैंक तक यहाँ पर फैला रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वेटलैंड है अपने आप में काफ़ी बड़े एरिया तक फैला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना पूरा का पूरा, ये कोले वेटलैंड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, केरला में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है वेटलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, तो केरला में सिचुएटेड है। फिर एट द लास्ट यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, ये जो वेटलैंड है ना ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर में आता है, ठीक है। अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या होता है, देखो ये ना माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाईवेज हैं। यानी माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जैसे कि जो दूसरे देश से काफ़ी दूर से उड़कर आती हैं, जैसे ऊपर रशिया से, साइबेरिया से बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं ना वो उड़कर आती हैं इंडिया में, तो उनका एक अलग पाथ है। तो जो आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर का पाथ देख रहे हो ना यही है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। जो एक ग्रीन कलर वाला रीजन इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। यहाँ पे ऊपर से बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं ना वो उड़कर इंडिया तक आती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कोले वेटलैंड है ये इसी वाले रीजन में आता है क्योंकि यहीं पर केरला स्थित है, आप देख पाओगे। ऐसे यहाँ पर कुछ और फ्लाईवे भी होते हैं। जो आपको ये ब्लू वाला फ्लाईवे दिख रहा है ना जिसको यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये फ्लाईवे कहलाता है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, इवन न्यूजीलैंड तक जाता है। देन उसके बाद में जो ये पिंक कलर का फ्लाईवे दिख रहा है ना आपको, इसको बोला जाता है वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे। ये कुछ फ्लाईवेज हैं जहाँ पर बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं ना वो इधर से उधर यहाँ पर ट्रैवल करती हैं, माइग्रेट करती हैं, इस रीजन से उस रीजन में और उस रीजन से इस रीजन में, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर लास्ट आर्टिकल में मैंने बोला था ना, आखिरी में इसको देख लेंगे, तो फटाफट पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने हाल ही में क्या किया,
पेमेंट एग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो अभी रिसेंटली 32 कंपनीज को दिया है। तो क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, इसको समझने वाले हैं। पेमेंट एग्रीगेटर को हम लोग मर्चेंट एग्रीगेटर के नाम से भी जानते हैं। मान लो यहाँ पर आपकी कंपनी है, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई सामान बेच रहे हो। अब जब आप पेमेंट लेते हो ना, तो आप अपने सारे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन सोर्सेज जो है वो सारे लगा देते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर में और पेमेंट गेटवे में एक फ़र्क होता है। देखो, एक तो होता है पेमेंट गेटवे, क्या, एक होता है पेमेंट गेटवे और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट गेटवे में क्या होता है, केवल और केवल आपको एक ही फैसिलिटी, यानी कि आपका एक ही जो HDFC का ही जो है डेटा है वो सारा का सारा आप दोगे, मतलब एक ही बैंक का डेटा आप दोगे, एक ही बैंक का डेटा सारा का सारा रहेगा, जिसके माध्यम से अगर आपको कोई पेमेंट आती है तो आप उस बैंक के माध्यम से पेमेंट ले सकते हो, लेकिन आपका एक ही बैंक यहाँ पर लिंक रहेगा। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर में क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। पेमेंट एग्रीगेटर में आप कह सकते हो जो एक थर्ड पार्टी सर्विस है ना, यानी कि आप कंपनी हो और सामने वाला अगर कस्टमर पेमेंट करना चाहता है तो आप बीच में एक पेमेंट एग्रीगेटर को ले लोगे। पेमेंट एग्रीगेटर एक क्या करेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ देगा, आपको फ़ोनपे की फैसिलिटी, गूगल पे की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, सारे बैंक्स की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक इंसान को पेमेंट करनी होगी तो वो यहाँ पर उसका काफ़ी सारे जरिए हैं, इसके माध्यम से पेमेंट कर देगा और यहाँ पे पेमेंट करेगा इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को, और ये थर्ड पार्टी उसके पास में, यानी मर्चेंट के पास में, बिजनेसमैन के पास में पेमेंट दे देगी। कुछ कमीशन वगैरह काटती है जिसके बेसिस पर ये बॉडीज चलती रहती हैं, बाकी यहाँ पे पेमेंट सारा चला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, पेमेंट एग्रीगेटर में अलग अलग प्रकार के पेमेंट ट्रांजेक्शंस यहाँ पर डाले जाते हैं, चाहे वो कैश हो, चेक की भी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, मल्टीपल पेमेंट सोर्सेज हो जाते हैं, ऑफलाइन टच पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी पेमेंट जिस तरीके से हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती हैं पेमेंट एग्रीगेटर में। लेकिन पेमेंट गेटवे में केवल एक ही रास्ता होता है, किसी एक ही पर्टिकुलर बैंक को चूज़ किया जाता है, वही बैंक अपनी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। वो पेमेंट गेटवे का तरीका है। बट पेमेंट एग्रीगेटर में एक मर्चेंट के पास में सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके माध्यम से जो भी कस्टमर है ना, उसके पास में जैसा भी यहाँ पर रिसोर्स हो, जैसी भी उसके पास में कंडीशन हो, जैसे ही वो पेमेंट करना चाहे वो कर सके, उससे कोई प्रॉब्लम ना है, और मर्चेंट के पास में वो पैसा भी आ जाए, ठीक है। तो ये काम हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में, वही यहाँ पर समझाया गया है। बाकी एक दो बातें और ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज़, जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है इंडिया के अंदर में, इनको बनाया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। प्लस जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है ना, ये बैंक भी हो सकता है या कोई नॉन बैंक कंपनी भी हो सकती है। प्लस जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं इनको बहुत सारा जो फंड है वो हैंडल करना पड़ता है। तो फंड हैंडल करना पड़ता है ना, क्योंकि आप पेमेंट करते हो थर्ड पार्टी को, यही बैंक तक, बिजनेसमैन तक पेमेंट पहुंचाएगा, तो फंड बहुत सारा हैंडल करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो परमानेंट एग्रीगेटर्स को, पेमेंट एग्रीगेटर्स को क्या करना पड़ता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आप प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना। दूसरा, जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, यानी कि नॉन बैंक जो कंपनीज होती हैं ना, इनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक अलग से ऑथराइजेशन, एक अलग से अप्रूवल लेना पड़ता है RBI से, तब जाके यहाँ पर ये इस फैसिलिटी को दे पाती है। जैसे एग्जाम्पल में अमेजन पे, उसके बाद में गूगल इंडिया, रेजर पे, ये सब यहाँ पर क्या है, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। तो इनको पहले RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ये अपनी पेमेंट की फैसिलिटीज़ दे पाएंगी, ठीक है ना। बाकी पेमेंट गेटवे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सर्विस है जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो आप कह सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट है और वहीं पर आप पैसा ले सकते हो, उसके अलावा कोई फैसिलिटीज़ दूसरी नहीं मिलती हैं। बट पेमेंट एग्रीगेटर में हर प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। तो जो हमारे बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा रिसीव कर लेता है पेमेंट गेटवे में, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर में आप देख पाओगे एक थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके माध्यम से यहाँ पर ना जो सारा पेमेंट है वो कर सकते हैं। और जो भी पेमेंट है, खासकर मैंने बताया ना, अलग अलग तरीके से पेमेंट करनी है तो वो भी यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर ये था एक छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही था। छोटे से आर्टिकल थे, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें थी नहीं, जो भी थी बस खाली इकोनॉमी के थोड़े ज़्यादा आर्टिकल्स थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।